नमस्कार। जोहार झारखंड। कैसे हैं आप सब? आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जेपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी जोरदार चल रही होगी। जेपीएससी की इस यात्रा में एआई एग्जाम चौपाल आपका सहयात्री है तथा आज हम लोग इस कड़ी में उरांव शासन व्यवस्था से संबंधित एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं। टॉपिक को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब आज हमारे पास संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, एक पूरा संविधान है देश को चलाने के लिए। सही बात है। लेकिन सदियों पहले जब ये सब नहीं था तब समाज कैसे चलते थे? बहुत अच्छा सवाल है। आज हम झारखंड की उरांव जनजाति की एक ऐसी ही अद्भुत व्यवस्था की गहराई में उतरेंगे जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं। और ये सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है बल्कि जमीनी लोकतंत्र का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जेपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड की जो जनजातीय शासन व्यवस्थाएं हैं ना, उनसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, ये तो है। और उरांव जनजाति जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, उसकी पढ़ा पंचायत व्यवस्था से आप मानकर चलिए कि शब्दावली, अधिकारियों के काम, इन सब पर प्रश्न बनना लगभग तय है। तो आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि उरांव समुदाय का एक समूह एक नए इलाके में आता है, जंगल साफ करता है और एक गांव बसाता है। तो सबसे पहली जरूरत क्या होगी? एक व्यवस्था की। बिल्कुल। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? इस शासन व्यवस्था की नींव क्या थी? इसकी नींव एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीन से जुड़ी अवधारणा पर रखी गई, जिसे भूईहरी कहते हैं। भूईहरी? हाँ, भूईहरी। ये शब्द ही पूरी कहानी बयां करता है। भूई मतलब भूमि और हरी मतलब उसका मालिक। तो जिन शुरुआती परिवारों ने जंगलों को साफ करके खेती के लायक जमीन बनाई और गांव बसाया, हाँ, और गांव बसाया, वे भूईहर कहलाए और उनकी उस जमीन को भूईहरी कहा गया। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक सम्मान था। अच्छा, तो ये एक तरह से उनका फाउंडिंग फादर वाला स्टेटस हो गया। बिल्कुल। तो जाहिर है अब जब गांव बसा तो व्यवस्था के लिए कुछ अधिकारी भी चाहिए होंगे। तो इस नए गांव में कौन से प्रमुख पद उभरे? यहीं से इस व्यवस्था की खूबसूरती दिखती है। उन्होंने समाज की दो मुख्य जरूरतों को पहचाना। एक, प्रकृति और अलौकिक शक्तियों के साथ तालमेल, और दूसरा, इंसानों के बीच के जो आपसी मामले हैं उनका निपटारा। और इन दो जरूरतों के लिए दो स्तंभ खड़े किए गए। दो स्तंभ मतलब? पहला स्तंभ था पहान, जो गांव का धार्मिक प्रमुख होता था। अच्छा, धार्मिक प्रमुख। हाँ, उसका काम था पूजा पाठ करके गांव के देवी देवताओं को शांत रखना, ताकि गांव में फसल अच्छी हो, बीमारियां ना फैलें, सब कुशल मंगल रहे। ये तो कमाल है। उस समाज में सदियों पहले ही सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत लागू था। एक तरह से धार्मिक और प्रशासनिक शक्तियों को बिल्कुल अलग अलग रखा गया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस व्यवस्था की सबसे प्रगतिशील बातों में से एक है। पाहन को उसकी सेवाओं के लिए कर मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे पहनही भूमि कहते हैं। पहनही भूमि? हाँ। और दूसरा स्तंभ था महतो, जो गांव का प्रशासनिक प्रमुख होता था। तो एक धार्मिक हो गया और एक प्रशासनिक। बिल्कुल। जहां पाहन गांव के धार्मिक मामलों को देखता था, वहीं महतो गांव के प्रशासनिक और लौकिक मामलों का निपटारा करता था। लोगों के बीच के झगड़े सुलझाना, गांव में व्यवस्था बनाए रखना, ये सब उसके काम थे। क्या महतो और पाहन के बीच कभी अधिकारों को लेकर टकराव नहीं होता था? नहीं, आमतौर पर नहीं, क्योंकि उनके कार्यक्षेत्र बहुत स्पष्ट थे। पाहन का काम पूजा पाठ तक सीमित था और महतो का काम प्रशासनिक मामलों तक। वे एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। सही बात है, एक संतुलन बना हुआ था। हाँ, एक गांव की आध्यात्मिक सेहत का ध्यान रखता था तो दूसरा सामाजिक सेहत का। ठीक है, तो गांव का ढांचा महातो और पाहन पर टिका था। इनके अलावा भी गांव के स्तर पर कोई और महत्वपूर्ण अधिकारी होता था? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण पद था बैगा का। बैगा? हाँ, बैगा को पाहन का सहयोगी माना जाता है और कुछ जगहों पर इसे वैद्य भी कहते हैं। जहां पाहन गांव के मुख्य त्योहारों को देखता था, वहीं बैगा का काम ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा करना था। अच्छा। उन आत्माओं को शांत रखना जो बीमारियों या समस्याओं का कारण बन सकती हैं। उसे झाड़ फूंक के भी ज्ञान होता था। तो गांव के स्तर पर ये तिकड़ी थी, महतो, पाहन और बेगा।
ये तो बहुत ही संपूर्ण व्यवस्था लगती है गांव के स्तर पर। लेकिन एक गांव में तो सब ठीक है। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि जब दो गांवों के बीच कोई बड़ा झगड़ा होता होगा, जैसे जमीन या पानी को लेकर, तब क्या होता था? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था थी? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और इसका जवाब ही इस पूरी शासन प्रणाली का दिल है। अच्छा। यहीं पर पढ़ा की अवधारणा आती है। जब मामला एक गांव की पंचायत यानी महतो के स्तर से बड़ा हो जाता था तो उसे पढ़ा में ले जाया जाता था। पढ़ा? हाँ, पढ़ा एक अंतर ग्रामीण संगठन था। कई गांवों को मिलाकर, जैसे 5, 7, 11, 21, इनको मिलाकर एक पढ़ा बनता था। वाह, मतलब ये एक तरह की एपेलेट कोर्ट या क्षेत्रीय अदालत हो गई। तो इस पढ़ा का प्रमुख कौन होता था? पढ़ा के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते थे। पढ़ा राजा? हाँ, और ये पद आमतौर पर वंशानुगत नहीं होता था। कई गांवों के प्रमुख मिलकर किसी योग्य व्यक्ति को इस पद के लिए चुनते थे। तो ये लोकतांत्रिक था। बिल्कुल, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पढ़ा राजा के ऊपर भी एक अधिकारी होता था जो इस पूरी व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी था, पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान? ये तो और भी दिलचस्प है। तो पढ़ा राजा और पढ़ा दीवान में क्या फर्क था? इसे ऐसे समझिए कि पढ़ा राजा एक तरह से अध्यक्ष था, लेकिन पढ़ा दीवान मुख्य न्यायाधीश की तरह था। वह सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर होता था और सबसे जटिल मामलों पर अंतिम निर्णय देता था। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहे। ये तो एक बहुत ही विकसित चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम लगता है। हमारे एक स्रोत में यह भी बताया गया है कि पढ़ा में शामिल गांवों को सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि उनकी भूमिका के आधार पर भी पहचाना जाता था। ये तो कमाल की बात है। हाँ, यह इस व्यवस्था की सबसे अनूठी विशेषता है। यह दिखाता है कि यह कितनी संगठित थी। किसी छोटे मोटे गणराज्य की तरह काम करता था ये। कैसे? पढ़ा के गांव को इस तरह बांटा गया था। राजा गांव, जहां से पढ़ा राजा आता था, मतलब राजधानी? हाँ, कह सकते हैं। फिर दीवान गांव, जो मंत्री या सलाहकार का गांव होता था। पनरे गांव, जो क्लर्क या दस्तावेजों का रखरखाव करता था। दस्तावेजों का रखरखाव उस जमाने में? हाँ। फिर कोतवार गांव, जो सिपाही या सुरक्षा का काम देखता था, और बाकी सभी गांव प्रजा गांव कहलाते थे। अविश्वसनीय। मतलब हर गांव की एक तय भूमिका थी, एक मंत्रालय की तरह। पंद्रे गांव मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स, कोतवान गांव मतलब होम मिनिस्ट्री। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनके पास शासन को लेकर कितनी गहरी और व्यावहारिक समझ थी। तो अब जब हम ये शानदार संरचना समझ गए हैं, तो ये सब मिलकर काम कैसे करता था? मान लीजिए दो गांवों के बीच सीमा का विवाद हो गया, तो उसके निपटारे की पूरी प्रक्रिया क्या थी, शुरू से अंत तक? प्रक्रिया बहुत स्पष्ट थी। सबसे पहले दोनों गांव के महतो मिलकर मामले को सुलझाने की कोशिश करते। ठीक है। अगर वे असफल रहते तो मामला उनके पढ़ा राजा के पास जाता। पढ़ा राजा फिर एक पढ़ा पंचायत बुलाता। और इस पंचायत में कौन कौन शामिल होता था? इस पंचायत में पढ़ा राजा, दीवान और विवाद से जुड़े सभी गांव के महतो, पाहन और अन्य वरिष्ठ लोग शामिल होते थे, एक खुली अदालत की तरह। अच्छा। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने, सबूत पेश करने और गवाहों को बुलाने का पूरा मौका दिया जाता था। घंटों तक बहस चलती थी और फिर सर्वसम्मति से निर्णय लेने का प्रयास किया जाता था। और दंड का स्वरूप क्या होता था? क्या कोई शारीरिक दंड भी दिया जाता था? आमतौर पर शारीरिक दंड से बचते थे। दंड के रूप में आर्थिक जुर्माना लगाया जाता था या फिर सबसे बड़ी सजा थी सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार? हाँ, यौन दुराचार या किसी बहुत बड़े सामाजिक नियम को तोड़ने जैसे गंभीर मामलों में दोषी और उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था और समुदाय से कट जाना उस समाज में मतलब मृत्युदंड से भी बड़ी सजा थी। एक दिलचस्प बात जो श्रुतों में मिली वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर है। बताया गया है कि महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार तो नहीं था, लेकिन किसी विधवा को भरण पोषण के लिए उसके पति की जमीन पर जीवन भर रहने का अधिकार जरूर था। हाँ, ये उस समय के सामाजिक मानदंडों को दिखाता है। एक तरफ संपत्ति पर मालिकाना हक न देना आज के मानकों से पिछड़ा हुआ लगता है, लेकिन दूसरी तरफ विधवा को जीवन भर के लिए भरण पोषण का अधिकार देना, ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच था, ताकि कोई महिला निराश्रित न हो जाए। बिल्कुल।
आज के आधुनिक कानून ने इन परंपरागत प्रणालियों को बहुत प्रभावित किया है, लेकिन सामाजिक मामलों के निपटारे में इनका महत्व आज भी कई क्षेत्रों में बना हुआ है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं साथियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा के नजरिए से इस पूरे विषय से किस तरह के सवाल बन सकते हैं? देखिए, अगर मैं पेपर सेट कर रही होती तो मैं कुछ खास जगहों से सवाल जरूर बनाती। परीक्षार्थियों को 4 क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से? पहला, शब्दावली। ये सबसे जरूरी है। पढ़ा, महतो, पाहन, बैगा, पहनई भूमि, भुंयरी, पढ़ा, दीवान, इन शब्दों का सीधा सीधा अर्थ पूछा जा सकता है। ठीक है, शब्दावली। दूसरा, अधिकारियों के कार्य। यहाँ मैच द फॉलोइंग या सीधे तथ्य आधारित प्रश्न आ सकते हैं, जैसे पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, और विकल्प होंगे पढ़ा राजा, महतो और पढ़ा दीवान। और सही उत्तर होगा पढ़ा दीवान। यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं। बिल्कुल। तीसरा है संरचना। पढ़ा क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, गांवों का जो वर्गीकरण है, राजा गांव, दीवान गांव, यहां से कठिन सवाल बन सकता है। और चौथा, न्याय प्रणाली। मतलब कौन सा मामला महतो सुलझाता है और कौन सा मामला पढ़ा राजा के पास जाता है। इतनी सारी जानकारी है, इसे याद रखने का कोई आसान तरीका? बिल्कुल। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे एक पिरामिड की तरह देखें। पिरामिड? हाँ, इस पिरामिड के आधार पर है गांव, जहां महतो और पहान है। जब कई गांव एक साथ आते हैं तो पिरामिड का ऊपरी हिस्सा बनता है, जिसे पढ़ा कहते हैं, और इस पढ़ा के शीर्ष पर पढ़ा राजा और उसके भी ऊपर सर्वोच्च शक्ति के रूप में पढ़ा दीवान है। ये पिरामिड वाली बात बहुत अच्छी है। इससे पूरी संरचना एक बार में साफ हो जाती है। हाँ, और महतो को गांव का मुखिया, पाहन को पुजारी और पढ़ा राजा को कई गांव के संघ का अध्यक्ष मानकर याद रखना आसान हो जाएगा। तो जब हम इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं तो एक विचार मन में आता है। आज के आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के दौर में पढ़ा पंचायत जैसी पारंपरिक व्यवस्थाओं की क्या प्रासंगिकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कानूनी तौर पर तो आधुनिक व्यवस्था ही सर्वोपरि है, लेकिन सामाजिक स्तर पर इन व्यवस्थाओं की पकड़ आज भी बहुत मजबूत है। गांव के छोटे मोटे झगड़े आज भी लोग कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय अपनी पंचायत में ही सुलझाना पसंद करते हैं। समय और पैसा दोनों बचता होगा। और सबसे बड़ी बात, सामाजिक सौहार्द बना रहता है। तो क्या इन प्राचीन समुदाय आधारित न्याय प्रणालियों से, जहां सुलह और सर्वसम्मति पर जोर दिया जाता था, कुछ सीखा जा सकता है जो हमारे वर्तमान स्थानीय स्वशासन को और अधिक प्रभावी और समावेशी बना सके? इस पर जरूर सोचिएगा। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो AI एग्जाम चौपाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।